चलिए नमस्कार। तो जैसा कि अब तक हम लोग पढ़ रहे थे, बड़े बढ़िया से पढ़ रहे थे। संविधान के भारतीय संविधान के विकास के बारे में हमने कायदे से पढ़ा। हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को देखा, 1833 के चार्टर्ड एक्ट को देखा, हमने 1858 के भारत शासन अधिनियम को देखा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधारों को भी देखा। उसके बाद हमने 1935 भारत शासन अधिनियम पढ़ा। फिर 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से भारत को स्वतंत्रता दिलाई। तो अब भारत को स्वतंत्रता मिल गई या मिलने वाली थी, तो भारत को संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की गठन किया गया। संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य भारत में प्रारंभ किया। मांग हम लोग बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन सफलता हमें अब जाके मिली। इस बारे में मैं पिछली क्लास में बात कर चुका हूँ, फिर से हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। हम मेरा टारगेट जो है अपना पढ़ने का या पढ़ाने का, हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फैक्ट तो भूलता रहता है, याद होता रहता है, बट कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फैक्ट भी क्लियर हो जाएगा। बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फैक्ट भूल जाएगा, याद होगा भूल जाएगा। एग्जाम में फैक्ट हम सही करके आएँ, इसकी पूरी गारंटी हमको नहीं लगता रहेगी अगर हम जो है कॉन्सेप्ट वाइज रॉन्ग होंगे। तो मोस्टली आप ये श्योर कीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और जिसकी मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ। मुझे कॉन्सेप्ट आपका अपना और आपका दोनों का क्लियर करके रखना है। फिर से बताने की ज़रूरत है नहीं कि हम यूपीएसआई के संदर्भ में पढ़ रहे हैं और यूपीएसआई का क्वेश्चन यहीं से बनना है। पॉलिटी का वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए आज बात करते हैं संविधान सभा का। तो जब वहाँ पे क्लीमेंट एटली की सरकार बनी, क्लीमेंट एटली की सरकार बनी और उन्होंने अपने कैबिनेट 3 कैबिनेट मंत्रियों को कैबिनेट मिशन के रूप में भेज दिया, जिसमें एवी अलेक्जेंडर, सर स्टुअर्ट क्रिप्स और एक और बंदे थे, अभी नाम देखो नहीं आ रहा है, पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो तीनों बंदे आए, उन्होंने वहाँ से ये पूरा मूड बना के चले थे कि भारत में चल रहे हैं और आराम से प्रत्यक्ष निर्वाचन कराएंगे, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करके अपना खाते पीते निकल आएंगे। भारत में आए तब इनको समझ में आया कि नहीं, ये इंडिया है, ये ब्रिटेन नहीं है कि आए और मुस्कुरा के चल दिए। यहाँ इस समय तो प्रत्यक्ष निर्वाचन कराना असंभव है। इस समय तो प्रत्यक्ष निर्वाचन कराना असंभव है। जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जगह जगह अलग डिस्प्यूट है। देसी रियासतों का मजदूरों से डिस्प्यूट चल रहा है, जैसा कि आपने हैदराबाद में देखा। वहाँ ये क्या उसको मार्क्सवादी विचारधारा, साम्राज्यवादी, साम्यवादी, इनके बीच टकराव चल रहा था। केरल में डिस्प्यूट चल रहा था। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस समय सबसे बड़ा विवाद था वो हिंदू मुस्लिम का अलग ही चल रहा था। तो इस समय प्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव, तो जो उन्होंने कहा प्रत्यक्ष चुनाव कराना असंभव है। फिर क्या किया जाए, क्योंकि हमने स्वतंत्रता देने का वादा हम कर चुके हैं 1947 में। तो संविधान सभा नहीं होगी तो संविधान कौन बनाएगा, संविधान कौन नहीं बनेगा तो आगे देश चलेगा कैसे। तो उन्होंने कहा प्रत्यक्ष निर्वाचन तो इस समय संभव नहीं है। फिर क्या किया जाए, उनका एक काम करते हैं, जो विधानसभाएं हैं राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, इनमें जो चुने गए सदस्य हैं, इनमें जो इलेक्टेड सदस्य हैं, इन्हीं को उठाइए और इन्हीं से कुछ सदस्यों को चुनवा लीजिए। तो हमने कहा हाँ यार, बड़ा बढ़िया बढ़िया तरीका है, आखिर वो भी तो इलेक्टेड ही हैं। बोले हाँ, यही ये सही ऑप्शन है, क्योंकि इतने दंगे में हम चुनाव तो करा नहीं सकते। काम करो, विधानसभाओं से उठाओ जहाँ पे हमको चुनाव करवाना है। क्योंकि चुनाव जो है, चुनाव सबसे पहली बात, देसी रियासतों में चुनाव कराना संभव था। चुनाव केवल ब्रिटिश प्रांतों में होने थे, क्योंकि देसी रियासत में राजा साहब चुनाव के नाम से तो भड़क जाते थे। राजा साहब को इलेक्शन ना शब्द से नफरत थी। राजा साहब केवल सिलेक्शन जानते थे, मनोनयन जानते थे, क्योंकि अगर इलेक्टेड होते तो शायद वो राजा न होते। तो इन्होंने राज्य की विधानमंडलों से चुनाव करके संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव करवाया। संविधान सभा के लिए सदस्यों का उन्होंने जो शर्तें रखा, वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का शर्त रखा, लगभग 10 लाख। 8 लाख पर भी एक सदस्य ले लेते थे और 12 लाख पर भी एक सदस्य लेते थे, बट इन्होंने मानक बताया कि हाँ, हम 10 लाख पर एक सदस्य लेंगे। यह इन्होंने मान बना लिया कि ठीक है। तो सबसे बड़ी बात शुरुआत जो हमने कहा कि कैबिनेट संविधान सभा का गठन क्यों हुआ। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया भाई साहब ने, भाई कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्य जो थे वो कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए उनको कैबिनेट मिशन कहा गया। मैंने पिछली क्लास में आपको कायदे से बताया है, समझाया है। और क्या सर चुनाव कैसे हुआ ये मैंने बता दिया कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से चुनाव हुआ, क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन, क्योंकि हमको लग रहा होगा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, बट नहीं हुआ था।
वरना तो हम करवा सकते थे उसमें, इतने डिस्प्यूट में तो प्रत्यक्ष निर्वाचन करवा नहीं सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं, कुल कितने सदस्य चुने गए। अब अगले टॉपिक पर कुल कितने सदस्य चुने गए, कैसे चुने गए, इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, फिगर है। कुल सदस्य 389 चुने गए थे। कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश के आधार पर कुल चुने गए सदस्य कितने थे, 389 थे। अब इसको आप इधर नीचे का ब्लर कर दीजिए, पहले आप सिर्फ ऊपर देखिए, जो मैं बताऊं वही एक एक करके देखते चलिए। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर कुल कितने सदस्य चुने गए थे, 389 चुने गए थे। ठीक है, अब इन 389 में कुछ ब्रिटिश प्रांतों से चुनकर आए थे और कुछ देसी रियासत से चुनकर आए थे, कुछ ब्रिटिश भारत से चुनकर आए थे, ब्रिटिश इंडिया से चुनकर आए थे। तो ब्रिटिश इंडिया से कितने चुनकर आए थे, 296। ब्रिटिश भारत, जहाँ ब्रिटिश इंडिया बोल दिया जाए वहाँ पे 296 का ही फिगर आपको याद रखना है। मैं A to Z क्लियर कर रहा हूँ, सीधे समझिए। ब्रिटिश इंडिया से कितने चुनकर आए थे, वो 296 चुनकर आए थे, ना कि 292। मान लीजिए वो ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश स्टेट बोल दे, ब्रिटिश प्रांत से कितने चुनकर आए थे, तब आपको 292 बोलना है, क्योंकि 4 तो चीफ कमिश्नरी से चुनकर आए थे। चीफ कमिश्नरी से जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ा, कुर्ग कर्नाटक और बेंगलुरु, बलूचिस्तान POK। दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ा, कुर्ग एंड बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान, इन चारों से 4 चुनकर आए थे और 292 ब्रिटिश प्रांतों से चुनकर आए थे। तो ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य, ब्रिटिश स्टेट से 292 सदस्य और ब्रिटिश चीफ कमिश्नरियों से 4 सदस्य, 292 + 4 = 296। फिगर क्लियर। कुल 389, ब्रिटिश इंडिया से 296, ब्रिटिश स्टेट से 292 और ब्रिटिश कमिश्नरियों से 4। चूंकि ब्रिटिश प्रांतों से 292 और ब्रिटिश चीफ कमिश्नरियों से 4 चुनकर आए थे, इसलिए ब्रिटिश इंडिया से 296 चुने गए थे। यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी। अब ये 93 का फिगर क्या है, थोड़ा इस पर हम बात कर लेते हैं। अब ये 93 आपको क्या दिख रहा है, ये 93 जो थे ये देसी रियासतों से मनोनीत थे। ये देसी रियासतों से सिलेक्टेड थे, इलेक्टेड नहीं थे भाई साहब, ये देसी रियासतों से सिलेक्टेड थे, ये देसी रियासतों से ये मनोनीत किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत में इलेक्शन हुआ था, निर्वाचन हुआ था, और देसी रियासतों में सिलेक्शन हुआ था या मनोनयन हुआ था। अब थोड़ा सा हम आगे बात कर लेते हैं। कांग्रेस के मान लीजिए पूछ लिया गया कितने मेंबर थे, तो कांग्रेस के 208 सदस्य चुनकर आए थे। मुस्लिम लीग से कुल कितने सदस्य चुनकर आए थे, मुस्लिम लीग से 73 सदस्य चुनकर आए थे। कांग्रेस 208 सदस्य चुनकर आए थे, मुस्लिम लीग से 73 सदस्य चुन के आए थे। कुल 15 महिला सदस्यों को भी संविधान सभा में चुना गया था। संविधान सभा में कुल महिला 15 थी, जिनमें 15 ने एक बार में तो कभी भाग नहीं लिया था। कुल महिला अगर कहीं आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, कुल महिला सदस्य कितनी थी, 15 थी। सारी जानकारी एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है, फैक्ट है। अगर आप चेक करना चाहते तो आप गूगल करके चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे गलत कुछ नहीं बताया जाएगा आपको, क्योंकि ये मेरी वीडियो एक तरह से मेरा नोट्स है, इसी से मैं दोबारा रिवीजन भी करता हूँ, खुद को समझाता हूँ। तो आप समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने क्वेश्चन डाल भी दिया। कुल महिला सदस्य 15 थी, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो कि UN महासभा की एकमात्र भारतीय अध्यक्ष रह चुकी हैं। हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, बेगम अयाज रसूल एकमात्र मुस्लिम थी, मुस्लिम लीग थी। कमला चौधरी, दक्षायनी बेलायुद्धन, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी, ये सब थी, बड़े बड़े थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। ये सबको पता होगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो सब बोलेंगे चिल्ला चिल्ला के कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष सत्यानंद सिन्हा को बना दिया गया था। ये हमने रटा हुआ है, क्योंकि हम अगर कहीं भी कोई लूसेंट खरीदते हैं तो वहाँ पे भी यही लिखा होता है, या कोई छोटी कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वहाँ भी यही हमको बताया जाता है। आपको ने मुझे भी यही बताया गया था। प्रथम बैठक, तो प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे, तो प्रथम बैठक में 209 लोग भाग लिए थे। क्यों 209 लोग भाग लिए, क्योंकि मुस्लिम लीग ने कहा कि हम इस संविधान सभा के चुनाव को नहीं मानते, हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए, इसलिए मुस्लिम लीग ने कहा हम तो भाग लेंगे नहीं। मतलब जिन्ना जो है ना वो बता था अलग लेवल पर चलता था, सब लोग भारत स्वतंत्रता बात करें तो उसको मुसलमानों की स्वतंत्रता की फिक्र थी, भारत से उसको लेना देना नहीं था। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई हम तो भाग नहीं लेंगे, सीधी सी बात है। तो मुस्लिम लीग ने कर दिया बहिष्कार, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, जिसके कारण 209 सदस्यों ने ही भाग लिया था। उसके अलावा भी कुछ कारण थे, जैसे एक बंगाल के थे प्रसन्न देव बैकुट साहब, उनका निधन हो गया था,
वो भाग नहीं ले पाए थे, और भी कुछ थी। तो कुल उपस्थित सदस्य जो थे 209 ही थे। ये फिगर आप बिल्कुल याद रखिए। सॉरी सॉरी, 207, 209 नहीं, 207, 207 ने भाग लिया था। अभी मैं आगे एकदम क्लियर कर दूंगा। 200 नहीं, तो वो फिगर मेरे दिमाग पर था। हाँ, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 207 कुल उपस्थित सदस्य 207 थे, 209 नहीं, 207। आई एम वेरी वेरी सॉरी, दिमाग में कुछ और आ गया था एक मिनट के लिए। 207। अरे भाई, इतना तो माफ़ कर ही सकते हो आप लोग, जो भी हो। 207 सदस्य थे प्रथम बैठक में। प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। क्यों किया, क्यों इन्हीं को बनाया गया? उस समय ये सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे। डॉक्टर साहब सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे। अंग्रेजों ने कहा कि पहला बैठक का अध्यक्ष कोई हमारा बंदा होगा। कहा कि भाई किसी अंग्रेज को बना दो, आप लोगों में तो दम है नहीं कि आप बना सकते हो, किसी इंग्लिश मैन को बना दो, अपना अध्यक्षता कर देगा। तो हमने कहा नहीं, बस अब आप संविधान सभा का गठन करा दिए हो, अब आप निकलो, अब आपका काम हो गया, आगे हमको जो करना है वो हम देख लेंगे। तो बोले ठीक है, आप अध्यक्ष किसको बनाए? बोले ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब जो हैं, ये सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं हमारे यहाँ के, ये सबसे वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, हम इन्हीं को जो है बनाएंगे। तो इसीलिए वरिष्ठता के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष का काम था कि जब तक अध्यक्ष का चुनाव न हो जाए तब तक इन्होंने सदन की अध्यक्षता के रूप में, सॉरी, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अब इनके अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव किसने दिया था? इनके अध्यक्ष के नाम का प्रस्तावक JB कृपलानी साहब थे। प्रथम वक्ता संविधान के भी थे। संविधान के प्रथम वक्ता JB कृपलानी साहब थे। इन्होंने पहली बार संविधान में बोला था और इन्होंने ही इनके साहब के नाम का अनुमोदन प्रस्ताव भी रखा था कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाते हैं। अब आते हैं उपसभापति पर। प्रथम वक्ता JB कृपलानी साहब थे, ये मैंने आपको बता दिया। उपसभापति एक इंग्लो इंडियन थे, फ्रैंक जे एंथनी, पहले और एकमात्र उपसभापति। इसके बाद उपसभापति का पद समाप्त हो गया था। ये फ्रैंक जे एंथोनी साहब उपसभापति थे। सचिव HVR आयंगर साहब को बनाया गया था। संविधान सभा का सचिव HVR आयंगर साहब को बनाया गया था। ये नाम आप याद रखिए, ये नाम आप डबल स्टार लगा के याद रखिए, अभी आगे मैं इसका जिक्र करूँगा। फ्रैंक जे एंथोनी साहब 12 बार मनोनीत किए गए थे राज्यसभा में, ये आप देख लीजिएगा, ये आप दिमाग में रखिएगा, 12 बार इनका मनोनयन हुआ था एंथोनी साहब का। तो प्रथम वक्ता JB कृपलानी साहब, उपसभापति फ्रैंक जे एंथोनी साहब, सचिव HVR आएंगे। फैक्ट है, आप याद रखिए, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझना है आपको। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, संविधान सभा में दो, जैसे यूपी में 2 CM हैं, 2-2 इंडिकेटर, उसी तरह संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष बनाए गए, 2-2 इंडिकेटर। एक HC मुखर्जी और एक VT कृष्णामचारी, TT नहीं, VT कृष्णामचारी, ये 2 उपाध्यक्ष बनाए गए जो कि अध्यक्ष के कार्यों में सहायता के लिए, क्योंकि ये साहब सीनियर थे सच्चिदानंद सिन्हा साहब, इसलिए इनको कार्यों में सहायता देने के लिए 2-2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान सभा द्वारा गठित प्रथम समिति, संविधान सभा द्वारा गठित प्रथम समिति जिसका गठन 9 दिसंबर को ही हो गया था, वह नियम समिति थी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक नियम समिति बनाओ जो कि नियमों को तो बताए कि किस नियम से हम लोग कार्य करेंगे, कैसे बैठक होगा, कैसे क्या होगा, का चीज़ कैसे होगा। एक हमारे कहावत है, का चीज़ कैसी बा। नियमों के लिए क्या कैसे होगा, इसके लिए एक नियम समिति बनाई गई, नियम समिति बना दी गई कि भाई नियम कैसे होगा, कैसे नियमों को निर्धारण करेंगे, तो उसके लिए हमने नियम समिति बनाई। 9 दिसंबर को ही नियम समिति के गठन का प्रारंभ हो गया था, जो कि बन के 11 दिसंबर को तैयार हो गई थी। नियम समिति 9 को शुरुआत हो गई थी इसकी। इसमें कुल 15 सदस्य थे। नियम समिति के कुल 15 सदस्य थे प्लस एक अध्यक्ष, और इसका जो अध्यक्ष था वह पदेन अध्यक्ष था। पदेन मतलब जो संविधान सभा का अध्यक्ष होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। चूंकि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए डॉक्टर साहब ही नियम समिति के भी अध्यक्ष थे। डॉक्टर साहब, पूछा जाए डॉक्टर साहब किस समिति के पदेन अध्यक्ष थे, या फिर इसलिए इस तरह से पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, आप थोड़ा समझने की आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम समिति के अध्यक्ष थे। क्यों? समिति के सभी सदस्यों द्वारा उन्हें बहुमत से चुना गया था। समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से उन्हें चुना गया था। संविधान सभा के सदस्यों ने बहुमत से उन्हें इस समिति का अध्यक्ष बनाया था।
या फिर चूंकि वह संविधान सभा के अध्यक्ष थे इसलिए वह नियम समिति के भी अध्यक्ष थे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये क्वेश्चन आ भी सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर साहब इसलिए थे क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पदेन का मतलब होता है किसी पद पर रहने के कारण अगर कोई व्यक्ति कोई और पद धारण करता है, जैसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वह इसलिए प्रधानमंत्री नहीं है, चूंकि वह प्रधानमंत्री है इसलिए वह नीति आयोग का भी अध्यक्ष है। इसी तरह चूंकि वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे इसलिए वे नियम समिति के भी अध्यक्ष थे। तो फिर से बात करते हैं नियम समिति, आप नोट करते चलिएगा। नियम समिति संविधान सभा द्वारा गठित पहली समिति थी। 9 दिसंबर को भी इसका गठन प्रारंभ हो गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। इसमें सदस्य 15+1 सदस्य थे और इसमें जो है एक महिला भी थी, दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम सत्र जो है वह 9 दिसंबर 1946 से 22 दिसंबर 1946 तक चला। 22 दिसंबर 1946 तक चला। 9 दिसंबर 1946 से 22 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा का प्रथम सत्र चला। प्रथम सत्र कब से कब तक चला ये आप नोट कर लीजिएगा। 9 दिसंबर से 22 दिसंबर तक प्रथम सत्र चला। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जो है 1946 से 11 दिसंबर 1946 संविधान की 3rd बैठक में संविधान सभा की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। एक प्रसन्नदेव रायकुट साहब थे जो कि पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश या अब बंगाल बोल लो, पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश कुछ नहीं बोलना चाहिए, बंगाल बोल लो, बंगाल से चुनकर आए थे साहब और उनका निधन हो गया। वो संविधान सभा में भाग नहीं ले पाते। प्रथम सत्र कब से कब तक हुआ? 9 दिसंबर से 22 दिसंबर तक प्रथम सत्र हुआ। प्रथम सत्र में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। प्रथम सत्र में डॉक्टर साहब जो है ये अध्यक्ष बने। प्रथम सत्र में नियम समिति बनी और भी सब के बारे में बताया। प्रथम सत्र जो है वो 9 से, आप यहाँ तक ध्यान रखें, 9 से 22 तक चला प्रथम सत्र। अब चूंकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था इसलिए कुछ लोग इसके मज़े भी लेने लगे थे। एक ऐसे थे विंस्टन चर्चिल साहब, प्रधानमंत्री का चुनाव तो इंग्लैंड में हार ही गए थे और भारत की आज़ादी के कट्टर विरोधी थे। ये कहा करते थे कि भारतीय आज़ादी लायक नहीं है, भारतीयों को हम इसलिए आज़ादी नहीं दे रहे कि हम आज़ादी देना नहीं चाहते, ये आज़ादी को डिज़र्व भी नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी तो दुल्हन ही गायब है। कायदे से उन्होंने मुस्लिम लीग को संविधान सभा की दुल्हन कहा। उन्होंने कहा संविधान सभा ऐसा विवाह है जिसकी तो दुल्हन फरार हो गई है, तो भैया विवाह कैसे आप करोगे? उन्होंने कहा कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी तो दुल्हन ही फरार है। तो हम ये कहते हैं कि भैया हम इंडिया में हैं, यहाँ पेड़ पौधों से भी शादियाँ हो जाती हैं मंगल दोष दूर करने के लिए, यहाँ वस्तुओं से भी शादियाँ हो जाती है, यहाँ तक कि यहाँ ग्रह और नक्षत्रों से शादियाँ हो जाती है, भूतों से भी शादी हम लोग कर लेते हैं। तो अब दुल्हन के भागने की चिंता मत लीजिए विंस्टन चर्चिल साहब। तो आप ये चिंता मत लीजिए। ये मैं कहा था, अगर मैं उस समय होता तो मैं उनको ये जवाब जरूर देता कि साहब हमारे यहाँ भूतों से भी शादी करा दी जाती है। ओझा साहब बोलते हैं भाई इतने रुपए दो उसकी शादी भूत से करा दूंगा। कहीं कहीं मांगलिक दोष दूर करने के लिए पेड़ पौधों से भी शादियाँ करा दी जाती हैं। बोलेंगे यार हम उसकी शादी इस पेड़ से कराओ, उत्तराखंड में रिवाज भी है पेड़ से शादी कराई जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं, दुल्हन भाग गई कोई बात नहीं, अपन का अपन भूत से शादी कर सकते हैं, पेड़ से शादी कर सकते हैं, तो दुल्हन की क्या दिक्कत है। और हमने करके भी दिखाया, बिना दुल्हन के हमने विवाह किए, इतना बढ़िया संविधान बनाया। दुल्हन जी ने जो संविधान बनाया वहाँ पे 3-3 4-4 बार तख्ता पलट हो गया, अपने यहाँ कभी तख्ता पलट ही नहीं हुआ। भाई पाकिस्तान में के संविधान जो बनाया उन लोगों ने वहाँ पे कई बार तख्ता पलट हुआ। आर्मी जो है जब चाहे तब वहाँ शासन कर सकती है, इंडिया में ऐसा संभव ही नहीं है। इसीलिए हम सब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में सामने आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव। अब जो है संविधान के काम शुरू हो गया था। 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुई। 13 दिसंबर के दिन इस बैठक के दिन संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 13 दिसंबर को जो बैठक हुई उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्रस्ताव रखा जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया और बाद में यही संविधान के प्रस्तावना में भी दिखाई देता है।
चूंकि यह उद्देश्य प्रस्ताव का ही रूप है, इसलिए हम प्रस्तावना को कभी कभी उद्देशिका भी कह लेते हैं। तो पंडित जी ने रखा कि भाई ये उद्देश्य प्रस्ताव है, ये उद्देश्य प्रस्ताव यह बताएगा कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। इस उद्देश्य प्रस्ताव का, अब आप सोच रहे हो कि पंडित जी ने रखा, पंडित जी ने ये सोच के रखा था कि भाई रखा इधर, अभी सुबह रखा शाम वाम तक पास, सुबह रखा शाम तक पास करके अपन दूसरे प्रस्ताव पर बढ़ जाएंगे। 13 दिसंबर को उन्होंने यही सोच के रखा था कि 2 घंटे में पास हो जाएगा। अरे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध कौन करेगा भारत में, इतने बड़े नेता। एक बंदा उस समय भी था जो गांधी जी का विरोध कर देता था, वो भी इंग्लैंड में, यहाँ नहीं, वो इंग्लैंड में गांधी जी का विरोध करके आया था। नाम तो पता ही होगा, डॉक्टर अम्बेडकर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो यहाँ संविधान सभा में क्यों न करे। तो अम्बेडकर साहब ने कहा नहीं नेहरू जी, आज इसको नहीं पास करते हैं। बोले क्यों, मन नहीं है क्या। बोले नहीं नहीं नहीं। बोले डॉक्टर अम्बेडकर साहब और एक और बंदे थे, यम आर जयकर। डॉक्टर अम्बेडकर साहब और एक और बंदे थे, यम आर जयकर साहब। ये नाम आप जरूर नोट कर लीजिएगा, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप जान लीजिए। यम आर जयकर साहब, अम्बेडकर साहब के बारे में मैं अलग से बताऊंगा। यम आर जयकर साहब जो थे, ये पूना यूनिवर्सिटी के, पूना विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके थे। मतलब बंदा टैलेंटेड था, इसकी काबिलियत में कोई शक नहीं। बंदा एलिजिबल था इस पद के, ये मना कर रहा था, कुछ सोच के कर रहा होगा। और दूसरे ने अम्बेडकर साहब, ये तो उस समय के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे। तो उन्होंने कहा नहीं नेहरू जी, आज इसको नहीं पास करते हैं। तो नेहरू जी ने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने कहा देखो, मुस्लिम लीग ने उस समय तक भारत जो है, भारत और पाकिस्तान 2 देश बने नहीं थे। उस समय तक भारत विभाजन का प्रस्ताव आया नहीं था। तो मुस्लिम लीग जो है भारत की ही एक संस्था थी उस समय तक। उन्होंने कहा देखो, अगर आज हम उद्देश्य प्रस्ताव पास कर देते हैं तो मुस्लिम लीग कल को यही बोलेगी कि क्योंकि हम, जब आपने हमारे बिना उद्देश्य प्रस्ताव पास ही कर लिया, संविधान का उद्देश्य हमारे बिना भी आप बना लिए, तो आप पूरा संविधान हमारे बिना बना लोगे, इसलिए हम नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर अगर हम उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर देते हैं तो मुस्लिम लीग का संविधान सभा में आने के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, इसलिए हम अभी उद्देश्य प्रस्ताव को नहीं पास करेंगे। अच्छा, ये एक चीज़ और, कांग्रेस जो थी, जो कांग्रेसी आए थे, आपको मैंने बताया फिगर कि 208 कांग्रेसी आए थे। कांग्रेस के टिकट से 208 लोग चुनकर संविधान सभा में आए थे, सभी कांग्रेसी नहीं थे। जैसे ये अम्बेडकर साहब कांग्रेस के टिकट से आए थे, बट मुस्लिम लीग के सहयोग से चुनकर आए थे, और ये कांग्रेसी बिल्कुल नहीं थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब बीजेपी के एक तरह कह सकते हैं सूत्रधार, कर्णधार, या बीजेपी के सर्वे सर्वा इस समय के जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, या डॉक्टर अम्बेडकर साहब, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, ये सब कांग्रेसी विचारधारा के नहीं थे, फिर भी ये कांग्रेस से चुनकर आए थे। इन्होंने विरोध किया, एम आर जयकर साहब और अम्बेडकर साहब ने विरोध किया। तो उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध किसने किया था, एम आर जयकर और डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने किया था। उन्होंने कहा अभी रहने दो। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को जो है पेश हुआ, और उस दिन पारित नहीं हो पाया। नेहरू साहब ने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, आप बोलते हो तो मान लेते हैं। फिर 22 जनवरी 1947 को, लगभग इन्होंने 1 महीने से ज़्यादा इंतजार किया। 22 जनवरी 1947 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पास कर दिया। बोले डॉक्टर अम्बेडकर साहब बस, अब ज़्यादा दिन दुल्हन का इंतजार अपने को नहीं करना है, बिना दुल्हन के ही पंडित जी शादी करेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग का इंतज़ार करना बेकार है। 22 जनवरी 1947 को अगर हम इसी तरह इंतजार करते रह जाएंगे तो मतलब क्या निकलेगा संविधान सभा के गठन का। हम संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पारित करेंगे, और यही हमारी संविधान की प्रस्तावना बना बाद में, इसीलिए हम प्रस्तावना को उद्देश्य कहते हैं। और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। तो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हमने क्या क्या जाना। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू साहब ने। उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध किसने किया था, एम आर जयकर और अम्बेडकर साहब ने। और उद्देश्य प्रस्ताव को पास कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को। कितना आसान है पॉलिटी यार, कितना आसान है। मुस्कुराइए, आप हमारे साथ हैं, बोलिए। अभी ये क्लास देखने के बाद आप किसी को पकड़ के समझोगे इधर आओ, तुम्हें पता है प्रस्तावना कब आया, बोलेगा कब आया, 22 जून 1947 को आया। बोलेगा भाई पागल हो गया क्या, अपने को पहले पता प्रस्तावना क्या है। वो बोला ठीक है भाई, तू एक काम कर, जा साइलेंट ज्ञानी की क्लास कर, फिर आ, और फिर हम दोनों बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट समिति थी, क्योंकि आप सभी को पता है संविधान का पहला प्रारूप BN राव ने बनाया था। संविधान का पहला प्रारूप सर BN राव ने बनाया था। और संविधान का अंतिम प्रारूप समिति ने बनाया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये आप सबको पता है। थोड़ी सी बातें हम BN राव साहब के बारे में भी जान लेते हैं।
मेरा मन ही कर रहा है इनके बारे में बताने का, मैंने सेव भी किया है। बी एन राव साहब बहुत ही बड़े विद्वान थे उस समय के, इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। आईसीजे जिसका मुख्यालय दहेग में है, और ये यूएनओ का एक यूएनओ का न्यायालय है, यूएनओ का एक अंग है, 6 अंगों में से एक है। इसके प्रथम भारतीय जज जो है ये यही साहब बने थे, ये बी एन राव साहब बने थे। इन्होंने बर्मा के संविधान के तैयार करने में मदद की। सोचिए, अपना ये बंदा इतना टैलेंट था, अपने संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। बी एन राव साहब संवैधानिक सलाहकार थे किंतु संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अभी पूछ दे दिया जाए आपको कि इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, दे दिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी एन राव। तो अब मैक्सिमम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार के चले जाएंगे, बोलेंगे अरे बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे, ये कैसे नहीं हो गए। बी एन राव साहब नहीं थे भाई वो। और इन्होंने बर्मा के संविधान बनाने के लिए मदद की थी। किस भारतीय ने बर्मा के संविधान बनाने में मदद की थी? ये बी एन राव साहब थे, ये बर्मा के संविधान को बनाने में मदद की थी। आईसीजे में पहली बार ये जज बने थे। आप इनकी एक बार पहले आप इनके व्यक्तित्व को समझिए, फिर इनकी बात को हम आगे करेंगे। तो ये साहब बी एन राव साहब जो है, इन्होंने संविधान का पहला प्रारूप बनाया। फिर बोला कि इस प्रारूप पर विचार करने के लिए एक समिति होनी चाहिए। इस प्रारूप पर विचार करने के लिए एक समिति होनी चाहिए, जिसे हम प्रारूप समिति कहेंगे। उनका ठीक है, हाँ। तो हम राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनका ठीक है साहब, बना देते हैं एक समिति, उसमें क्या दिक्कत, इतने लोग हैं, 300 लोग चुन के आए हैं, समिति बनाने में क्या है, 10-12 लोगों की समिति एक बना देंगे। उनका ठीक है। तो बी एन राव साहब के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया। अब आते हैं हमने क्वेश्चन पर। तो प्रारूप समिति का गठन हम बी एन राव साहब की बात क्यों मानी गई, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि उस समय जो बंदा बर्मा के संविधान को जाके बना के आ रहा है, जो बंदा बर्मा के संविधान को जाके बना के आ रहा है, जो बंदा आईसीजी में भारत का पहला जज है, उसकी काबिलियत प्राप्त सकते हैं। इसीलिए ये बंदा प्रारूप समिति पहला प्रारूप बनाया था इन्होंने। तो इन्होंने कहा हमारे प्रारूप बना दिए, बट इस पर आप विचार करो। तो एक समिति बनाई गई, इसे प्रारूप समिति कहा गया। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947, भारत आज़ाद हो चुका था, पाकिस्तान नाम का एक नया देश बन चुका था। मुस्लिम लीग के जो सदस्य वहाँ से चले गए थे वो चले गए थे, जो बचे थे वो संविधान की सभा में भाग लेना शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनको पता था भाई जब मुस्लिम लीग उधर चली गई तो अब विरोध करने का कोई फायदा नहीं। वो बोले भाई हम इंडिया में रहेंगे तो हम इंडिया के संविधान को बनाने में मदद करेंगे। तो संविधान सभा का गठन 29 अगस्त 1947 को हो गया। इसमें सदस्य कितने थे? सदस्य 6+1 थे, 6 सदस्य प्लस 1 सदस्य। कौन कौन थे वो मैं आगे बताता हूँ। अब बात आई अध्यक्ष की, कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए, संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, किसे बनाया जाए। तो बी एन राव साहब का ही यह सलाह था कि प्रारूप समिति होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया जाए। राजेंद्र प्रसाद ने बी एन राव से पूछा। बी एन राव ने कहा कि एक बंदा कोई आप बताइए संविधान सभा, राजेंद्र प्रसाद ने, कि जिसको हम अध्यक्ष बना दें। तो बी एन राव साहब ने कहा कि ठीक है। तो बी एन राव साहब संविधान निर्माण की तैयारी में विदेशों में भी भ्रमण किया था, विदेशों में भ्रमण कर रहे थे बी एन राव साहब। ये पहले यूएसए गए, वहाँ से उन्होंने कुछ बातें सीखी। ये कनाडा गए, वहाँ से उन्होंने कुछ बातें सीखी। ये घूमते घामते इंग्लैंड पहुँचे। वहाँ पे एक बंदा था सर आइबर जेनिक्स, ये नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। सर आइबर जेनिक्स, इंग्लैंड में इन्होंने ये एक आदमी से मिले जिसका नाम था, इंग्लैंड में एक आदमी से मिले जिसका नाम था सर आइबर जेनिक्स। ठीक, सर आइबर जेनिक्स नाम था। ये मिले तो बी एन राव साहब ने कहा कि भाई देखिए जेनिक्स साहब, हमारे यहाँ संविधान बन रहा है, कुछ आप भी हमारी मदद करेंगे क्या इसमें। जेनिक्स साहब ने कहा अरे आप हमसे मदद मांग रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ भाई मदद कर दीजिए, अब आप इतने बड़े विद्वान हैं, हमारे संविधान बनाने में मदद कर देंगे तो आपका क्या घट जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके देश में ही मुझसे भी ज़्यादा विद्वान एक बंदा है, सर आइजर जेनिस की बात मैं कर रहा हूँ, आप गूगल कर लीजिएगा इनके बारे में। कई देशों के संविधान निर्माण में इनका बड़ा योगदान है। इन्होंने कहा कि नहीं, आपके ही देश में एक बंदा है जो मुझसे भी ज़्यादा काबिल है। उन्होंने कहा कौन? वो बोले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब आप बोलोगे आइबर साहब कैसे जानते थे? तो भैया इंग्लैंड में भी जब तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो वहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वक्तव्य से
ये बहुत अच्छे तरह से वाकिफ़ थे। उनके टैलेंट से यह जो है भलीभांति परिचित थे। तो सर आइवर जेनिस की मुलाकात हुई तथा सर आइवर जेनिस के सलाह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब प्रारूप समिति का उनको अध्यक्ष बनाया जाना था, तब तक वो जो है संविधान सभा के सदस्य उस समय नहीं थे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बंगाल के, पहले तो इन्होंने बॉम्बे से चुनाव लड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले बॉम्बे से चुनाव लड़ा, जहाँ से वे चुनाव हार गए। फिर ये चले गए बंगाल में एक जगह था जैसूर कुलना। बंगाल में जैसूर कुलना से इन्होंने चुनाव लड़ा, जहाँ से मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव लड़ के जीत के आए। पश्चिम बंगाल के बंगाल के जैसूर कुलना से ये मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव जीत कर आए। जब 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जैसूर कुलना पाकिस्तान में चला गया और इनका पद संविधान सभा में रिक्त हो गया। मतलब 15 अगस्त के बाद ये संविधान सभा के सदस्य नहीं रह सके, और तब तक इनका कुछ खास रोल भी नहीं रह गया था, सिर्फ एक विरोध किया था उद्देश्य प्रस्ताव में। उसके बाद एम.आर. जयकर के स्थान, तो उसके बाद फिर ये जो है अपना जब राजेंद्र बी.एन. राव साहब को ये जेनिक्स साहब ने बोला कि भाई आप एक बंदा दो ना अपना कि, तो फिनुक्स साहब ने बोला कि आप जाओ अम्बेडकर साहब, मेरे पीछे क्यों पड़े, आप जाओ अम्बेडकर साहब से बना लो प्रारूप समिति का अध्यक्ष। तो अम्बेडकर साहब उसमें संविधान सभा में थे नहीं, तो बिना संविधान के सदस्य के इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष क्यों बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुंबई के तत्कालीन प्रधानमंत्री बीजी खैर, उसमें प्रधानमंत्री होते थे, बॉम्बे प्रांत के तत्कालीन प्रधानमंत्री बीजी खैर साहब से रिक्वेस्ट की कि अम्बेडकर साहब को संविधान सभा का सदस्य बनाइए किसी तरह से। तब बीजी खैर साहब ने उस समय एम.आर. जयकर जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, एम.आर. जयकर साहब जो कि विरोध किए थे, साथ में दोनों ने उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध किया था। एम.आर. जयकर साहब ने इस्तीफा दे दिया था, अम्बेडकर साहब हट गए थे, दोनों एक ही विचारधारा के व्यक्ति थे। तो एम.आर. जयकर ने इस्तीफा दिया था, इसलिए तब भी अम्बेडकर साहब जो है एम.आर. जयकर के स्थान पर बॉम्बे से चुनकर आए। अम्बेडकर साहब के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते थे कि ये संविधान सभा के स्किल्ड पायलट हैं, यह संविधान सभा के दक्ष पायलट हैं, ऐसा अम्बेडकर साहब कहते थे। अम्बेडकर साहब के लिए ऐसा राजेंद्र प्रसाद कहते थे। अम्बेडकर साहब की कुछ पुस्तकें थी, जैसे शूद्र कौन थे, कांग्रेस व गांधी जी ने अछूतों के लिए क्या किया, भारत विभाजन, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, हिंदू धर्म की पहलियाँ और द अनटचेबल यानी अछूत। अब अम्बेडकर साहब संविधान में आ गए थे, संविधान सभा में वापस इनको बुला लिया गया था एक आइवर जेनिक्स के कहने पर। उसके बाद इनको जो है 30 अगस्त को इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। अगस्त आ रहा है, तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। सदस्य 6+1 थे और अध्यक्ष जो है 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर अम्बेडकर को बनाया गया था। बी.एन. राव के बारे में जान लिया और अम्बेडकर साहब के बारे में जान लिया। अन्य सदस्य जो थे मोहम्मद शादुल्ला थे, गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, डी.पी. खेतान और बी.एल. मित्र। मोहम्मद शादुल्ला एकमात्र मुस्लिम लीग के थे। एकमात्र कांग्रेसी के.एम. मुंशी साहब थे। कांग्रेस के टिकट से जीतना अलग बात है और कांग्रेसी होना अलग बात है। बाकी डी.पी. खेतान के बाद में टी.टी. कृष्णाचारी आए थे उनके स्थान पर, और बी.एल. मित्र के स्थान पर माधवराव आए थे। यह जानकारी आपको कहीं से मिल जाएगी और यह आप नोट भी करना चाहे कर। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में सत्र कितने हुए? तो संविधान सभा में कुल 12 सत्र हुए हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ, उस समय पहला सत्र हुआ 9 से 22 दिसंबर तक। 12 लिखा है, 26 से एक यहाँ लिख दीजिए। 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, उस समय तक 11 जो है, उस समय 11वीं सत्र चल रही थी संविधान की, यानी 11 सत्र कुल चले थे। और 24 जनवरी 1950 को संविधान का अंतिम बैठक जिस दिन हुई, उस दिन संविधान का 12वां सत्र था। तो
तो हम 11 ऑप्शन भी सही मार सकते हैं, 12 ऑप्शन भी सही मार सकते हैं। अगर ऑप्शन में 11 12 दोनों हो तो उस स्थिति में 12 सही होगा, 11 गलत होगा। फिर समझिए, प्रथम बैठक हुई, प्रथम सत्र 9 दिसंबर से शुरू हो गया था। 26 नवंबर 1949 को 11वां सत्र समाप्त हो गया था। 26 नवंबर को 11वां सत्र समाप्त हो गया था। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान की 12वीं अंतिम बैठक बैठी, लास्ट बैठक बैठी, और यह 12वां सत्र था। दो दो नाम यहाँ पे हम बढ़िया लेने लायक है। जैसे बेगम अयाज रसूल, ये महिला बेगम अयाज रसूल, ये मुस्लिम लीग के चुनकर आई थी, लेकिन जब मुस्लिम लीग जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान जाने का इन्होंने मना कर दिया था। और बेगम अयाज रसूल जो है, यह महिला हॉकी फेडरेशन की अध्यक्षा रह चुकी हैं। और एक मेंबर थे जयपाल सिंह। जयपाल सिंह ओलंपिक खेल चुके थे और ये संविधान सभा सदस्य बनने से पहले। आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 भारत का इस समय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले यह विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। 1969 में एलएम सिंघवी साहब थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे 1979 में। उनके कहने पर 1979 से 26 नवंबर को विधि दिवस को मनाने के रूप में मनाया जाता था। फिर 2015 से इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा 26 नवंबर 1949 को। क्यों मनाया जाता है, इस पर अब हम बात करते हैं। तो संविधान हमारा लगभग पूरा बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, कि हम संविधान एकदम रेडी है खाने लागू करने के लिए। फिर इसके आगे वाला क्या मैंने सेट किया है, 4 आर्टिकल सेट किया गया है, क्या क्या होता है, ठीक है। तो 26 नवंबर को हमारा पूरा तैयार हो गया था संविधान। अब भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेदों को हमने 26 नवंबर को ही लागू कर दिया। 16 अनुच्छेदों को हमने 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया। बाकी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। क्यों लागू हुए वो भी मैं भी आपको बताने वाला हूँ। इन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी अनुच्छेद थे, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, ये नागरिकता से संबंधित थे। राष्ट्रपति का शपथ संबंधी था 60, चुनाव आयोग से संबंधित 324, अंतरिम संसद 366, 367, 379, अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में 380, 388, 392, 393, और एक और 392, 391, 392, 393, और एक अंतिम अनुच्छेद जो लागू हुआ था वो था 394। कुल 16 अनुच्छेद लागू होते। आप एक बार लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 16, आर्टिकल 324, आर्टिकल 356, आर्टिकल 367, आर्टिकल अब हिंदी में आ जाते हैं 379, 80, 88, फिर 391, 92, 93 और 94। ये अनुच्छेद 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे। 26 नवंबर को अंतिम बैठक थी। एलएम सिंघवी साहब के सुझाव से 1779 से 26 नवंबर को विधि दिवस तथा वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर लागू हो गया। बस रेडी है। आर्टिकल 394 क्या है, मैंने इस पर आपको जोर दिया था। आर्टिकल 394 क्या है, इस पर मैंने आपको जोर दिया था। क्यों दिया था आप समझिए। आर्टिकल 394 में 2 बातें कही गई थी। पहली बात यह कही गई कि उन अनुच्छेदों का उल्लेख जो तुरंत लागू हुए थे, जैसे नागरिक जितने अनुच्छेद मैंने गिनाए उनमें 394 को छोड़कर बाकी सभी अनुच्छेदों का इस आर्टिकल में यह उल्लेख था कि यह अनुच्छेद तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। ठीक। और दूसरी चीज़ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कही गई जो बात कि शेष प्रावधानों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 में यह कहा गया कि ये अनुच्छेद होंगे जो कि तुरंत प्रभाव से 26 नवंबर 1949 को लागू हो जाएंगे, जिसमें 15 अनुच्छेद प्लस ये 394वां अनुच्छेद 16 अनुच्छेद कुल, तथा शेष प्रावधानों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ था? क्योंकि हमारे संविधान के ही अनुच्छेद 394 में यह लिखा गया है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान के शेष प्रावधान लागू होंगे। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन एक आ गया, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था।
एक रीजन दे दे क्योंकि क्योंकि दिन अच्छा लगा, ठंडी का दिन अच्छा लगा। दूसरा, क्योंकि भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस इसी दिन मनाया जाता था इसलिए, या क्योंकि गांधी जी ने ऐसा कहा था, या क्योंकि ऐसा संविधान में लिखा था। तो मैक्सिमम लोग यही मानेंगे क्योंकि भाई पहले प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था इसलिए हमने इसको इस दिन लागू किया था। ये पूर्णतः सत्य नहीं है। अगर यह विकल्प दे दिया कि संविधान के किसी अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख था इसलिए लागू किया गया, तो यह विकल्प पूर्णतः सत्य होगा, क्योंकि अनुच्छेद 394 में ऐसा कहा गया था, इसीलिए यह इस दिन लागू किया गया, कि किसी ने अपने मन से लागू नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसी दिन के बाद संविधान सभा के रूप में काम करना बंद कर दिया था। संविधान सभा एक तरह से नहीं समाप्त तो नहीं हुई, बट हाँ, संविधान सभा का कार्य आज के दिन समाप्त हो गया था। इस दिन क्या क्या प्रमुख कार्य हुए? तो इस दिन संविधान सभा पर सभी सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ। कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया। सब ने नहीं किया, क्योंकि हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनको सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तो संविधान सभा में 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया। इसी दिन राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रगान स्वीकार किया। सबने रटा हुआ है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान स्वीकार किया जनगण मन को, ये नहीं है। इनमें जो ध्यान देने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि इस दिन राष्ट्रपति का चुनाव हो गया था। आपने देखा अंतरिम राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 26 जनवरी 1949 को लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। राष्ट्रपति के शपथ के संबंधी अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव जो है 24 जनवरी 1950 को कर दिया गया। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया गया? जब संसद ही नहीं थी तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो जाएगा? हवा में। तो जैसा कि पीछे हम पढ़ चुके हैं, 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में लिखा गया था कि संविधान सभा संसद और संविधान सभा दो रूप में कार्य करेगी। तो संविधान सभा ही उस समय की संसद थी, और जब संसद थी तो राष्ट्रपति का चुनाव होने में क्या अड़चन है? तो संसद द्वारा राष्ट्रपति का प्रथम बार निर्वाचन हुआ, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे। यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जो है निर्विरोध, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्विरोध रूप से चुनकर आए थे। निर्विरोध राष्ट्रपति चुनकर आए थे। उसके बाद 284 लोगों ने हस्ताक्षर कर दिया था, राष्ट्रगान को स्वीकार कर दिया गया था, और पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब निर्विरोध रूप से चुनकर आ गए थे। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, बढ़िया क्वेश्चन है, 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? किसी भी देश का गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाना चाहिए? जिस दिन देश का सर्वोच्च पदाधिकारी पदासीन होता है, वह दिन उस दिन से वह देश गणतांत्रिक हो जाता है। जिस दिन किसी भी देश का सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित होता है, उस दिन से वह देश गणतांत्रिक कहा जाता है। और जिस दिन से किसी भी देश का सर्वोच्च पदाधिकारी पद ग्रहण करता है, उस दिन से वह दिन उस देश का गणतंत्र दिवस कहा जाता है। फिर से, जिस दिन किसी भी देश का सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित हो जाता है, उस दिन से वह देश गणतांत्रिक हो जाता है, और जिस दिन किसी भी देश का सर्वोच्च पदाधिकारी अपना पद ग्रहण कर लेता है, जिस दिन से वह अपने सिंहासन पर बैठ जाता है, उसी दिन से वह देश का गणतंत्र दिवस माना जाता है। ठीक है, क्योंकि भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति जो है, सबसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव 24 जनवरी हो गया 1950 को, और राष्ट्रपति साहब ने 26 जनवरी 1950 को पद ग्रहण किया था। चूँकि भारत के सबसे पहले संवैधानिक सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति ने, संवैधानिक सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति ने 26 जनवरी 1950 को अपना पद ग्रहण किया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।
बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि संविधान लागू हुआ इसलिए भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, संविधान लागू हुआ इसलिए मनाया नहीं भाई, क्यों मनाया जाता है? संविधान लागू क्या था? लागू संविधान 26 जनवरी 1949 को ही हो गया था, तो आप 1949 को गणतंत्र दिवस मना लो। नहीं, गणतंत्र दिवस वह दिवस होता है जिस दिन संवैधानिक पदाधिकारी अपना सिंहासन पकड़ता है, जिस दिन संवैधानिक पदाधिकारी अपनी सत्ता ग्रहण करता है, वह दिन उस देश के लिए गणतंत्र दिवस होता है। क्योंकि भारत का संवैधानिक पदाधिकारी प्रेसिडेंट था जिसने 26 जनवरी 1950 को अपना पद ग्रहण किया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को हम भारत का गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस इसलिए नहीं मनाते कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिए थे। भाई कॉन्स्टिट्यूशन हम 1949 को लागू कर दिए थे, हम 1949 को मना लेते नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन हमने 26 जनवरी को लागू क्यों किया? वो हमने 394 आर्टिकल में लिख दिया था कि हम इसी दिन लागू करेंगे। अब क्यों लिखा था ये मत पूछिएगा, सर्वसम्मति से लिखा था। और 26 जनवरी को हमारे सर्वोच्च पदाधिकारी ने शपथ ग्रहण किया था, इसलिए हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और शपथ किसने दिलाई थी यह भी अगर आपसे पूछ लो तो क्योंकि शपथ संबंधी प्रावधान आर्टिकल 60 लागू हो गया था, और आर्टिकल 60 में साफ साफ लिखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है शपथ दिलाएगा प्रेसिडेंट को। इसीलिए उस समय के जो चीफ जस्टिस थे हीरालाल साहब थे, हीरालाल जी कहानी हीरालाल जी साहब जो है वो उन्होंने उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई थी। तो सीधी सीधी बात है कि 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया, इस कारण से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आप आगे से ऐसा नहीं बोलेंगे, गलत नहीं करेंगे ना, करना भी मत, नहीं तो चल मेरे इतना चिल्लाने का फ़ायदा क्या। तो अब आगे से अगर कहीं आप स्पीच देने जाओ तो ये मत बताना कि संविधान लागू हुआ था इसलिए ऐसा 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 कर रहे, नहीं, संविधान तो लागू हुआ ही था, लेकिन हम गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े, हमारे संवैधान मतलब भारत हमारे संवैधानिक सर्वोच्च पदाधिकारी ने उस दिन भारत में अपना पद ग्रहण किया था, इसलिए हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे आते हैं संविधान की कापियाँ। संविधान की कुल 3 कापियाँ बनाई गई उस समय। संविधान की 3 कापियाँ बनाई गई, तो किसने बनाया? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब थे, इन्होंने संविधान की 3 कॉपियाँ हाथों से लिखा। तो किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने हाथों से अपना लिखा कि संविधान की 3 कॉपियाँ बनाई गई, 1, 2 और 3, जिसमें 2 कॉपी अंग्रेजी थी, 1 कॉपी हिंदी बनाई गई। अब अंग्रेजी 2 क्यों बनाई गई? तो 1 कॉपी जो एक समय उस समय एक बहुत बड़े चित्रकार साहब थे नंदलाल बोस, इन्होंने कहा कि संविधान तो बन ही गया है, बहुत बढ़िया बन गया है, क्यों नहीं इस पर मैं कुछ डिजाइन बना दूँ, कुछ डिजाइन या फूल पत्ती बना दूँ, जैसे राम का दरबार, कहीं कोई चित्र कहीं कोई चित्र। तो संविधान की एक इंग्लिश की कॉपी थी, उस पर नंदलाल बोस ने पूरी चित्रकारी कर डाली, इसलिए इंग्लिश की 2 कॉपी, हिंदी की 1 कॉपी है। तो संविधान की कुल कितनी कापियाँ बनाई गई? 3 कापियाँ। कहाँ पर रखी हैं? संसद में रखी हुई हैं। और उस पर चित्रकारी किसने की? नंदलाल बोस ने की थी। उसको लिखा कितना था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। आगे संविधान का प्रथम बैठक। अब कन्फ्यूजन आप दूर करेंगे यहाँ पे, देखिएगा मैं ऐसा मंत्र मारूंगा सबका कन्फ्यूजन दूर। 207 प्रथम बैठक में कितने सदस्य? प्रथम बैठक में 207। प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। प्रथम सत्र में कितने सदस्यों ने भाग लिया? प्रथम सत्र में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। प्रथम बैठक में 207, प्रथम सत्र में 211। मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार करने पर कितने सदस्य संविधान सभा में बचे हुए थे? 324। जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया उसके बाद भी कितने लोग बचे थे? तो उसके बाद भी 324 लोग बचे हुए थे। फिर से आप एक बात समझिए, रायता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्लियर एक एक टॉपिक है यार, 1 घंटे से मैं चिल्ला रहा हूँ, क्लियर नोट बेकार है ना। प्रथम बैठक में कितने सदस्य थे? प्रथम बैठक में 207 सदस्य थे। प्रथम सत्र में कितने सदस्य? प्रथम, मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ नहीं तो भी आप बोलोगे कलर वही है। सर रायता हो रहा है भाई, रायता नहीं होना, रायता दूर करने के लिए है यहाँ पे। प्रथम बैठक में 207 सदस्य, प्रथम सत्र में 211 सदस्य। फिर स्वतंत्रता के समय कितने सदस्य बचे हुए थे? 299 सदस्य, 300 में 1 कम। स्वतंत्रता के समय कितने बचे हुए थे? 299 सदस्य बने हुए थे। मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बाद कितने बचे हुए थे? 324 बचे हुए थे उसके बाद भी हमारे पास। और हस्ताक्षर कितनों ने किया? तो मैं अभी जस्ट पीछे आपको बता के हस्ताक्षर 284 ने किया। 8 गजब बन गया ना।
हस्ताक्षर 284 ने किया। ये फिगर आपको याद रखनी है, ये फिगर आपको दिमाग में रखना ही रखना है। प्रथम बैठक में कितनों ने भाग लिया? 207। ऑप्शन दे देगा 207, 209, 211। तब 211 नहीं, प्रथम सत्र में देके 7 दे दिया तो नहीं, प्रथम सत्र में 211, प्रथम बैठक में 207, एकदम अलग होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ अलग 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 करके दिखा दिया है, अलग रंग से अलग कर देना है। प्रथम बैठक में 207 और प्रथम सत्र में 211। मुट्ठी में एक द्वारा बहिष्कार करने पर 200 क्या अपना कितने बचे हुए हैं? 324। स्वतंत्रता के समय 299 और हस्ताक्षर 284 होने की। तो यहीं पे आप कंफ्यूज हो गए मैक्सिमम 207 और 211 में, यहाँ पे आपको नहीं होना। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का दोहरा कार्य, अभी मैंने आपको बताया संविधान सभा ने दोहरा कार्य किया था। ये ऐसा कहाँ लिखा गया था? जैसा 1947 के नियम में, स्वतंत्रता नियम में ही लिख दिया गया था कि भारत का संविधान दोहरा कार्य करेगा। यह संविधान निर्माण का भी कार्य करेगा और यह संसद के रूप में कार्य करेगा। सुबह संविधान निर्माण करने बैठ गया तो संविधान सभा बन जाएगी, और यह संसद के रूप में कार्य करेगी तो यह संसद भारत की संसद बन जाएगी। अब संविधान निर्माण, तो संविधान निर्माण का कार्य इसने 9 दिसंबर 1946 से शुरू कर दिया था। इसने संविधान निर्माण का कार्य 9 दिसंबर 1946 से शुरू कर दिया था संविधान ने। और जब यह संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो उस समय इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब रहते थे। जब यह संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो उस समय इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहा करते थे। तो संविधान सभा का दोहरा कार्य यही था ना। जब ये संविधान निर्माण का कार्य कब शुरू किया? 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, उसके बाद ने संविधान निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था। और जब संविधान निर्माण का कार्य करती थी उस समय राजेंद्र प्रसाद साहब जो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन जब ये शाम को संसद के रूप में बैठ जाया करती थी, संसद के रूप में कब से शुरू किया इसने? 17 नवंबर 1947 से यह संसद के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। दिसंबर 1946 से संविधान बनाना शुरू की और फिर एक साल बाद लगभग 17 नवंबर 1947 में संसद के रूप में भी कार्य करना शुरू कर दिया। संसद के रूप में कार्य करते हुए इसने राष्ट्रपति का चुनाव किया था। तो जब ये संसद के रूप में कार्य करती थी उस समय जीवी मावलंकर साहब जो है इसके अध्यक्ष थे। तो भारत के जब विधानसभा जब संसद के रूप में कार्य करती थी तो उस समय अध्यक्ष कौन रहते थे? तो जीवी मावलंकर साहब रहते थे। और संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी उस समय अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब रहते थे। इसमें आपको जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है। और संविधान सभा ने संसद के रूप में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसने किया था? दे दिया कि भारत के संविधान सभा ने, भारत की तत्कालीन संसद ने, या संविधान सभा ने संसद के रूप में, या देशी रियासतों ने, ऐसे ऑप्शन दे दिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम पहली बात तो संविधान सभा ने किया था, ठीक। क्यों, कैसे किया था? संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य करते हुए निर्विरोध निर्वाचित किया था। उस समय डॉक्टर साहब के सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ, राजेंद्र प्रसाद साहब के सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ। 24 जनवरी 1950 को वो निर्विरोध हो गए थे। हाँ, एक चीज़ और दिमाग में आप रख लीजिएगा, उस समय निर्वाचन अधिकारी जो है HVR अयंगर साहब थे। कुछ मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, 2-4 स्लाइड पहले आपको याद करने के लिए मैंने बोला था, 3-4 बार उसको घुमाया था। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ मैंने क्या बोला था याद करने के लिए आपको। ये HVR अयंगर साहब ये सचिव थे, और बाद में यही चुनाव के जो है उस समय जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो निर्वाचन अधिकारी के रूप में इन्होंने कार्य किया था। HVR अयंगर साहब ने निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति का प्रथम चुनाव संपन्न कराया था। उसके बाद आर्टिकल 379 पे आते हैं, 379 और 380। ये दोनों आर्टिकल आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। ये दोनों आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। आर्टिकल 379 में यह कहा गया कि संविधान सभा अंतरिम संसद होगी। संविधान सभा अंतरिम संसद या अस्थायी संसद होगी। संविधान सभा ही अंतरिम संसद होगी। तथा आर्टिकल 380 में यह कहा गया कि संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति कैसा होगा। संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल में कहा गया था? तो आर्टिकल 380 में। तो आर्टिकल 380 के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जो है वह संविधान सभा के द्वारा संसद के रूप में कार्य करते हुए कड़ियों को जुड़ गए ना। हाँ, इन्होंने जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में पहली बार निर्वाचित हुए थे। 26 जनवरी को पद ग्रहण किया था। आर्टिकल 379, 380 ये दो आर्टिकल, 379 अंतरिम संसद, 380 संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति, और 394 की 26 जनवरी को ही लागू होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस को ये मैंने आपको बता दिया था।
बस ठीक है, इतना ही था। संविधान की कुछ आलोचनाएं भी हुई। हाँ, एक चीज़ और, जिस दिन 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हो रहा था, उस दिन 2 लोग जो है दोस्त शामिल कर लिए गए थे। एक मरप्पा नुमहार और एक BS परमार। इनको 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में शामिल किया गया था। अब क्यों शामिल किया था, दिमाग में आएगा। तो भैया, संविधान सभा का कार्य तो इस दिन खत्म हो गया था, लेकिन 13 मई 1952 तक, जब तक हमारी पहली संसद का गठन नहीं हो गया था, तब तक इस संविधान सभा ने ही संसद का कार्य किया था। इसीलिए उस दिन भी 2 लोगों को उसमें, मरप्पा नुमहार और VS परमार को सदस्य बनाया गया। अब संविधान सभा पे थोड़ी बहुत आलोचनाएं हुई, क्योंकि ये हर चीज़ की आलोचना होती है। जैसे किसी ने कहा कि यह संप्रभु नहीं है, अंग्रेजों द्वारा गठित तथा जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे। लेकिन मेरा मानना यह है कि जितनी बड़ी फिगर उसमें थी, चाहे सरदार पटेल साहब थे, चाहे नेहरू साहब थे, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब थे, चाहे अम्बेडकर साहब थे, इससे बड़ा फिगर उस समय तो मुझे नहीं लगता कोई रहा होगा। चुन के भी आते तो यही आते। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, MN राव, मतलब क्या क्या ही बोले। एक ग्रेनविल ऑस्टिन साहब थे USA के, इन्होंने संविधान सभा को अपनी एक पुस्तक लिखी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन एक बुक लिखी थी इन्होंने। ये ग्रेनविल ऑस्टिन साहब थे, ये USA के थे। इन्होंने उसमें कहा कि भारत में संविधान सभा मतलब कांग्रेस थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस का मतलब ही भारत था। इन्होंने यह दोहरी बात वहाँ पे कही है कि भारत में संविधान सभा मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब ही भारत है। तो ये 2 छोटी छोटी आलोचनाएं थी। तो संविधान को लेकर लगभग संविधान सभा से सारी बातें लगभग मैंने क्लियर करा दी है। कुछ छूटा होगा वो मैं धीरे से कर दूंगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अभी 2-3 चीज़ें आपको क्लियर होगी। भारत का पहला निर्विरोध राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। 26 जनवरी को संविधान क्यों लागू हुआ, क्योंकि आर्टिकल 394 में लिखा गया था। और 26 जनवरी को हम मनाते क्यों गणतंत्र दिवस, वो मैंने सारी बातें आपको क्लियर कर दी। तो बढ़िया मेहनत, अगर आपको अच्छी लग रही हो, सब्सक्राइब करने के दिल करे तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। चैनल को नहीं करिए, मत करिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, आप पढ़िए। अगर आपको अच्छा लगा पढ़िए, टॉपिक पूरे कराऊंगा, इसकी गारंटी मेरी है। हर टॉपिक कवर होगा, पूरा सिलेबस कवर होगा, इसकी मेरी गारंटी। ठीक है, धन्यवाद।